गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज फहीम अहमद। वेलकम्स टू डेली वोकैब बाय फहीम सर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बैनर दिख रहा होगा, किरण का ये मैंने बैनर लगा रखा है। इसमें लगभग 11,300 क्वेरीज हमारी इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ली गई हैं। यानी 1997 से लेकर 2017 तक के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसमें मौजूद हैं। इसमें मैंने इस किताब को चूज किया। मैंने कभी ये पढ़ी नहीं है कि इस किताब में मतलब कैसी बुक है ये, इसलिए मैं कोई रिव्यू इसमें नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स। साथ साथ में इस बुक की जितनी भी क्वेरीज दे रखी होंगी मैं बिल्कुल बेस्ट वे में आपको यूनिक वे में समझाऊंगा और टाइम मैनेजमेंट को साथ लेकर चलूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 क्वालिफाई कर लें तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहिए। मैं यहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, चाहे वो हमारी वोकैबुलरी से हो। तो मेरे चैनल में आपको सभी मिलेगा, वोकैब भी मिलेगी आपको, और बेसिक टू एडवांस चैप्टर वाइज भी मैंने यहाँ इसमें करा रखे हैं कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ मैं आपको डेली एक किरण का एक सेशन लेके आऊंगा जिसमें मैं एरर डिटेक्शन वगैरह, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो भी इसके चैप्टर्स दे रखे होंगे वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो हमारे कॉम्प्रिहेंशन का हो या सेंटेंस रीअरेंजमेंट का हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि आज जो है हमारा आज ये फर्स्ट लेक्चर है किरण की बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको मैंने यहाँ लिख रखा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन 10 तक जो है ये कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टीयर 1 का, यानी जो शिफ्ट हमारी फर्स्ट है, यानी 19 तारीख 6 महीना 2011। तो ये गाइज ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो फर्स्ट मीटिंग में हुआ था, उसी की मैंने 1 से लेकर 10 क्वेरी सेट की हैं। उस तरह से मैंने सीपीओ के भी सेट किए हैं। तो ये सारी मतलब शिफ्ट वाइज मैंने यहाँ सेट की हैं। आप अगर बुक आपके पास है किरण की तो आप बुक लेके भी बैठ सकते हो। ठीक है, तो आज जो मैं क्वेरी आपको सोल्व कराने वाला हूँ गाइस, आपको एक तो सबसे मेन चीज़ होगी कि मैं यहाँ आपको मीनिंग के आधार पर क्वेरी सोल्व करना नहीं सिखाऊंगा। अगर क्वेरी आप मीनिंग के आधार पर क्वेरी सोल्व करोगे फ्रेंड्स तो वो कम से कम 1 या 2 मिनट लग जाती है उसकी मीनिंग के आधार पर अगर उसे सोल्व करते हैं। लेकिन मैं आज आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर सिखाऊंगा। ठीक है, जिसमें आप 1 से 5 सेकंड में क्वेरी को सोल्व कर लोगे। और इसके साथ साथ रिफॉर्म करूंगा इस बुक को, मैं जो भी चैप्टर यहाँ लेके आऊंगा उसको रिफॉर्म करूंगा। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज मैं बताने वाला हूँ आपको, तो अंत तक इस वीडियो के आप बने रहिए। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हमारा ये पहली क्वेरी है फर्स्ट सेशन की। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियन रिकमेंडेड द वैक्सीन। ठीक है, तो गाइस अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं सिंपली, तो जैसे कि हमें पता है कि एक जो फिजिशियंस रिकमेंडेड लिखा हुआ, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं गाइस कि जो फिजिशियंस, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस से पहले आया हुआ नाउन जो होता है वो किसका काम करता है गाइस, डिटरमाइनर का काम करता है। लेकिन अपोस्ट्रोफी एस के बाद जो जोड़ा हुआ नाउन होता है वही सब्जेक्ट का काम करता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस के बाद आने वाला जो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो सामान्यतः क्या होता है, हमारा नाउन होता है। ठीक है, तो आप देखो नाउन क्या दे रखी है, वैक्सीन दे रखी है, और इसके तुरंत पहले क्या दे रखा है, हमारा एग्जेक्टिव दे रखा है। तो अगर हम नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एग्जेक्टिव का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसी कंडीशन में डिटरमाइनर को हम कहाँ लगाते हैं, यानी आर्टिकल को कहाँ लगाते, एग्जेक्टिव से पहले लगाते हैं। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ फ्रेंड्स तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमारी जो आर्टिकल द है, एक तो हम यहाँ लगा सकते हैं आर्टिकल द को, यानी द रिकमेंडेड वैक्सीन कर सकते हैं, या फिर हम इस रिकमेंडेड को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका मैं सही सॉल्यूशन दूं तो सही क्या होगा, सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट फिजिशियंस द रिकमेंडेड वैक्सीन, ये भी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। या इसके साथ साथ रिकमेंडेड को हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, द वैक्सीन भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में थी, हमारे सी पार्ट में थी। आई होप गाइस फर्स्ट क्वेरी आपको इजीली समझ में आ गई होगी। चलिए सेकेंड क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेरी है, वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ नो एरर। ठीक है गाइस, तो अगर मैं बात करूँ सेकेंड क्वेरी की, तो इसका अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ हैव दिख रहा है, फिर उसमें आईएनजी भी दिख रही है जुड़ी हुई। ठीक है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं गाइस कि जब कभी भी
मैं यहाँ लिख रहा हूँ जब कभी भी गाइस हैज़, हैव या फिर हैड आता है, ठीक है, और इसके तुरंत बाद जब कोई वर्ब आता है तो सिंपली क्या होता है गाइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। या फिर अगर इसके बाद मान लो इन्फिनिटिव टू का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसी कंडीशन में इसके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है फ्रेंड्स, तो ऐसी कंडीशन में भी हम इन्फिनिटिव टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर इसके बाद कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, मान लो अगर यहाँ ये हैज़ दिया होता, हैव दिया होता या फिर हैड, और इसके बाद कोई एक्सप्रेशन दिया होता है, एक्सप्रेशन जैसे रादर दे रखा होता या फिर वेटर दे रखा होता, तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स इसमें हम हमेशा क्या लगाते हैं, इसके बाद V1 लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके तुरंत बाद कोई वर्ब आता है तो वो क्या होता है, हमारा V3 के फॉर्म में होता है। और अगर ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं, इसके तुरंत बाद कोई वर्ब आता है तो इन्फिनिटिव टू की तरह इस्तेमाल होता है। और अगर ये पोजीशन शो करने के लिए यूज होते हैं हैज़, हैव, हैड, और इसके बाद कोई नाउन आता है तो ऐसी कंडीशन में भी हम इन्फिनिटिव टू का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गाइस जब कभी भी हैज़, हैव, हैड के बाद कोई एक्सप्रेशन दे रखा होता है, चाहे रादर हो, वेटर हो या देन हो, तो ऐसी कंडीशन हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड। तो यहाँ अगर मैं पार्ट का एरर की बात बताऊँ तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर थी। अगर मुझे इम्प्रूव करना होता फ्रेंड्स तो यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लगाना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि वी हैव टू डिस्कस, या एक हम ऐसे कर सकते हैं वी हैव डिस्कस्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे तरीके मैंने आपको बता दी कि इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं वी हैव डिस्कस्ड, एक कर सकते हैं वी हैव टू डिस्कस, दोनों ही हमारे यहाँ सही हो जाएंगे। या फिर अगर इसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है गाइस, अगर इनके बाद बीन लगा हुआ होता है बीन, तो ऐसी कंडीशन इसके बाद हम B4 भी लगा सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि आगे हमारा टाइम एक्सप्रेशन होना चाहिए, या तो फॉर होना चाहिए या फिर सिंस होना चाहिए, तब ऐसी कंडीशन में हम हैज़, हैव, हैड, बीन के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर इसे हमें और इम्प्रूव करना था तो हम ऐसे भी कर सकते थे वी हैव बीन डिस्कसिंग, ठीक है। तो वी हैव बीन भी कर सकते थे, लेकिन सही यहाँ जो हमारा सही होगा वो क्या होगा, वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। ये हमारा ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, चौथी फॉर्म भी करें। तो एरर कौन से पार्ट में थी फ्रेंड्स, हमारे फर्स्ट पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्मूथ द नेक्स्ट। तो अगर मैं अगली क्वेरी की बात करूँ तो अगली क्वेरी गाइस हमारी, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट, नो एरर, ठीक है। तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ सिंपली, तो गाइस हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी इसके, अगर मैं एंजॉय की बात करूँ तो ये एंजॉय के पहले इसके कुछ फैक्ट होते हैं वो समझिए, ठीक है। अगर एंजॉय को हम इंट्रांसिटिव वर्ब की तरह यूज़ करते हैं गाइस, तो ऐसी कंडीशन में एंजॉय के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ये आपको ध्यान होना चाहिए, किसका प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ठीक है। और गाइस अगर हम इस एंजॉय के बाद, या ऐसा मान लो अगर इस एंजॉय को हम ट्रांसिटिव वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, मतलब अगर इन ट्रांसिटिव की तरह यूज़ करेंगे तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, और ट्रांसिटिव वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम ट्रांसिटिव वर्ब की तरह से इस्तेमाल करेंगे गाइस तो ऐसी कंडीशन में नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, मतलब किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग इसके बाद नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अगर इसके बाद कोई हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे गाइस, या इसके बाद कोई तुरंत कोई वर्ब आ रहा है तो वो कौन सी फॉर्म में होगा, हमारा चौथी फॉर्म में और जीरन के रूप में होगा, ठीक है। क्योंकि जीरन क्या होता है, हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो इसे किसका रिक्वायरमेंट होता है ऐसी कंडीशन का, ऑब्जेक्ट का, है ना। तो अब हमें पता है कि जीरन का काम करता है, नाउन का काम करता है, तो यहाँ इसलिए ऑब्जेक्ट को ही ले लेता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ ए पार्ट की, तो देखो लिखा हुआ चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू, और लिसन के साथ और टॉक के साथ क्या आता है, हमारा प्रीपोजिशन टू आता है सिंपली। तो ए पार्ट पूरी तरह से हमारा सही है, ठीक। अगर मैं बी पार्ट की बात करूँ तो घोस्ट स्टोरीज, ये भी सही है क्योंकि सामान्यतः प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर मैं सी पार्ट की बात करूँ तो लिखा हुआ है स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट,
तो अगर मैं इसे हेलोवीन की बात करूँ गाइस, हेलोवीन नाइट की, तो ये क्या हमारा नेम ऑफ अ बुक है, किताब का नाम है। और किताब का नाम क्या कहलाता है, हमारा प्रॉपर नाउन। ये सिंपली आप एक आर्टिकल में कॉन्सेप्ट भी पढ़ोगे कि किताबों के नाम से पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उस किताब के नाम से पहले उसके राइटर का नाम दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो गाइस यहाँ एरर किस पार्ट में थी, हमारी सी पार्ट में थी। क्या होना चाहिए था, द हेलोवीन नाइट, ठीक है। यानी इस हेलोवीन से पहले हमें क्या लगाना था, डेफिनेट आर्टिकल द लगाना था, ठीक है। तो एरर कौन से पार्ट में थी गाइस, हमारे सी पार्ट में थी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्मूथ नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है हमारा, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, नो एरर, ठीक है। तो गाइस अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली हमें दिख रहा है कि मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैनी के फैक्ट्स की बात करूँ मैं सामान्यतः, तो मैनी के फैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो हमेशा क्या आता है गाइस, हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ठीक। और एक कंडीशन ये है, अगर इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल दे रखा होता है तो नाउन कैसा आता है हमारा गाइस, ऐसी कंडीशन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसके बाद कोई वर्ब आता है तो वर्ब भी कैसा आता है हमारा गाइस, प्लूरल फॉर्म में आता है। इतनी बात ये आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन हमें अच्छी तरह से पता है गाइस कि जो वर्क है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में हम मच या मैनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, बल्कि मच या मैनी के स्थान पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करना होता है तो हम अ ग्रेट डील ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ एरर किस पार्ट में थी, हमारे बी पार्ट में थी। सही सेंटेंस क्या होता, सही होता गाइस, आई हैव, या तो हम बोल सकते थे मच वर्क, तब भी हमारा सेंटेंस सही हो जाता, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अ लॉट ऑफ वर्क, तब भी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। या इसके साथ साथ हम ऐसे ही बोल सकते हैं, आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ वर्क टू डू, ठीक है। तो एरर कौन सी पार्ट में थी फ्रेंड्स, हमारे बी पार्ट में थी। आई होप ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, देयर आर सो मैनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस, नो एरर। अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूँ गाइस, तो इसके अगर कॉन्सेप्ट की मैं सिंपली बात करूँ तो हमें पता है कि फिल्थ क्या है, हमारी एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं, अभी मैंने लास्ट क्वेरी में आपको बताया था कि मैनी के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल होता है। अगर हम सिंगुलर काउंटेबल का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस नाउन से पहले हमें इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना होता है, ये मैंने अभी बताया था। तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम इस मैनी के स्थान पर क्या इस्तेमाल करेंगे, मच का इस्तेमाल करेंगे, मच का, ठीक है। इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या लगाना पड़ेगा, मच, यानी देयर आर सो मच फिल्थ। या तो हमें इसे ऐसे करना पड़ेगा, या फिर इस सो को भी हटा देंगे और क्या यूज करेंगे, तो ये देखो ये जो आर दे रखा है, आर भी गलत हो जाएगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर, ठीक है। तो सही क्या होगा, देयर इज सो मच फिल्थ, या फिर क्या बोलेंगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ फिल्थ, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फिल्थ। तो बहुत सारे हमारे इसके अल्टरनेटिव हमें मिल जाएंगे गाइस। तो एरर किस पार्ट में थी, हमारे ए पार्ट में थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। तो अगर इसकी मैं फैक्ट की बात करूं तो ये ध्यान रखेंगे, अगर हम केवल मैनी की बात करें तो इसके बाद कैसा नाउन आता है हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अभी मैंने लास्ट क्वेरी में आपको बताया। इसके साथ साथ अगर कहीं एक ग्रेट लिखा हुआ है, अ ग्रेट मैनी, तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ कौन सा नाउन आता है, पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये गाइस कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है, अ गुड मैनी, अ गुड मैनी। इसके बाद भी हमारा नाउन जो आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर गाइस ये कंडीशन आ रही है मैनी के बाद तो इंडेफिनिट आर्टिकल आ रहा है, ए या फिर एन आ रहा है, तो उसके बाद कोई नाउन आ रहा है, तो वो ध्यान रखना वो सिंगुलर काउंटेबल होता है। मैंने लास्ट क्वेरी में बताया था, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नहीं होगा कभी भी, क्योंकि इसके तुरंत बाद जब कोई नाउन आता है तो वो क्या आता है, हमारा पीसीएन फॉर्म में होता है। तो यहाँ क्या हुआ, स्टूडेंट्स होगा। तो एरर कौन से पार्ट में थी फ्रेंड्स, हमारी ए पार्ट में थी। आई होप ये क्वेरी भी आपको इजीली समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्मूथ द नेक्स्ट। अगली क्वेरी है फ्रेंड्स हमारी, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 crores प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नो एरर। तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली हमें पता है कि ये जो लिखा हुआ है, यानी ये चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब कभी भी वी प्लस
गोइंग दिया हुआ होता है तो ये किसको शो करता है, ये शो करता है हमारा सिंपल फ्यूचर को। किसको शो करेगा, सिंपल फ्यूचर को, या सिंपल फ्यूचर को शो करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं निकट फ्यूचर को, यानी नियर बाई भविष्य जो होगा हमारा वो निकट फ्यूचर जो होगा उसको शो करेगा। तो इसका जो अल्टरनेटिव होगा एक हमारा ये भी हो जाता कि वी आर अबाउट टू लॉन्च, तब भी इसका मीनिंग यही होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए पार्ट हमारा पूरी तरह से सही रखा हुआ है, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ आपको दिख रही होगी, देखो ये हाइफन बॉन्ड लगा हुआ है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ जो नाउन यूज हुआ है वो प्रोजेक्ट यूज हुआ है, क्योंकि जो दिस हमारा जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ, प्रोजेक्ट के लिए। तो ये दोनों क्या हमारे नंबरल एडजेक्टिव की तरह यूज हुए हैं, ठीक है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं जब कभी भी हाइफन बॉन्ड से जो दो नाउन जोड़ी जाती हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हाइफन बॉन्ड से पहले आया हुआ जो नाउन होता है वो किसका काम करता है, वो डिटरमाइनर का यानी एडजेक्टिव का काम करता है। इस कंडीशन में इसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास 5 रुपए के 5 नोट हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा गाइस कि आई हैव 5 रुपी नोट्स। तो अब मैं इस हाइपन बॉन्ड से पहले जो हमारा रुपया आया इसे मैं रुपीस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। नाउन क्या हमारा नॉट है, तो इस 5 के हिसाब से हमें इसको प्लूरल बनाना, ना कि इस रुपीस को। इन द सेम वे गाइस ये जो हमारा लिखा हुआ ना 3 करोड़ प्रोजेक्ट, तो ये गाइस ये हमारा ये दिस जो है ये सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए इसके बाद आने वाला जो काउंटेबल नाउन होता है वो क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो ये जो करोड़ से रखा है गलत हो जाएगा, एडजेक्टिव तरह यूज करेंगे, यहाँ होगा करोड़, ठीक है। तो एरर कौन से पार्ट में थी, हमारे बी पार्ट में थी, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी है गाइस हमारी, आई होप्स टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूँ गाइस, तो यहाँ हमको सिंपली हमारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि होप के बाद हम इन्फिनिटिव टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आपको पता होगा कि शॉपिंग जो है यहाँ ये अब ये प्लेसिंग एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है गाइस, प्लेसिंग एडवर्ब। प्लेसिंग एडवर्ब हमारी कौन कौन सी होती हैं, हेयर हुआ, देयर हुआ, होम हुआ। होम भी हमारा किसका काम करती है गाइस, प्लेसिंग एडवर्ब का। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं गाइस कि जब प्लेसिंग एडवर्ब होती है तो एडवर्ब से पहले किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता। तो सही क्या होगा हमारा, आई होप टू गो शॉपिंग। शॉपिंग यहाँ खरीदारी है केवल, और ये किसके काम कर रही है गाइस, हमारी एडवर्ब का काम कर रही है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं वहाँ जाता हूँ तो आई गो टू देयर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई गो देयर। जैसे मैं बोलूँ मैं घर जाता हूँ तो आई गो टू होम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई गो होम। हाँ, अगर होम को हम नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी कंडीशन में उससे पहला प्रीपोजिशन आ जाएगा। अगर शॉपिंग को हम नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहला हमारा प्रीपोजिशन आ सकता है। जैसे मैं बोलूँ माई शॉपिंग, तो यहाँ शॉपिंग एडजेक्टिव है और माई क्या है, डिटरमाइनर, अंडरस्टैंड। लेकिन इस सेंटेंस में जो शॉपिंग यूज हुआ है किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ जो शॉपिंग है एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड। तो एरर कौन से पार्ट में थी, हमारी ए पार्ट में। इसके साथ साथ एक चीज़ और हमें पता है कि जब कभी इफ के बाद कोई क्लोज हमारा सिंपल प्रेजेंट में होता है तो कोमे के बाद आया हुआ जो हमारा क्लोज होता है वो सामान्यतः सिंपल फ्यूचर में होता है, ठीक है। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एरर जो थी फिलहाल यही थी, इसलिए मैं बताऊँगा इसमें ए पार्ट में हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट अगली क्वेरी गाइस हमारी, द लॉयर आस्क्ड इफ इट इज वाज वर्थ टू टेक द मैटर्स टू कोर्ट, ठीक है। तो अगर मैं इस इफ के बाद वाले क्लोज की बात करूँ तो आपने भी पढ़ा होगा कि कुछ हमारे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो अपने साथ सामान्यता किसको लेते हैं, जीरन को लेते हैं। चाहे वो हमारा एडिक्ट टू हो, चाहे टेक टू हो, या हेजिटेटेड टू हो, हैबिचुएटेड टू हो, या इसके साथ साथ हमारा वर्थ हो, यूजलेस हो, नो यूज हो, या फिर विजी हो। ये ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं फ्रेंड्स कि इनके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो कौन सी फॉर्म में होता है, वो जीरन फॉर्म में होता है। तो ये जो टू टेक दे रखा है, इन्फिनिटिव दे रखा है गाइस, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्थ के बाद हमेशा क्या आता है, जीरन आता है। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं गाइस, ये बस आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट के हाँ इनके साथ क्या क्या लगते हैं। तो मैं जब मैं आपको यहाँ चैप्टर वाइज आपको क्वेरी कराऊंगा, तो यहाँ तो अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस वे में हैं, प्रैक्टिस मोड पे हैं, तो यहाँ मैं आपको करा रहा हूँ। फिर भी कोशिश करूँगा कि सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको चैप्टर वाइज भी ये क्वेरी कराऊंगा, तो वहाँ आपको डिटेल में लिखवा दूंगा कि कौन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं
जो अपने साथ जीरण लेते हैं, और कौन सी उनकी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ इन्फिनिटिव या जीरण लेती हैं। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। फिलहाल अगली क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगली क्वेरी हमारी, आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स, ठीक है। तो गाइस अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं तो सिंपली पहले हम आफ्टर की बात करते हैं। तो आफ्टर के बहुत सारे फैक्ट होते हैं गाइस। ये अगर कंजक्शन होता है तो ऐसी कंडीशन में गाइस अगर इससे दो नाउन जोड़ी जाती हैं तो इससे पहला आया हुआ नाउन भी हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होता है और इसके बाद आया हुआ नाउन भी हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। ये ध्यान रखें, इसे हम कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और इसके साथ कोई आर्टिकल भी नहीं लगाते, जैसे वुमन टू वुमन, जैसे वुमन आफ्टर वुमन, महिला के बाद महिला, शिप आफ्टर शिप। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है गाइस कि ऐसी कंडीशन में हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होती है जब ये कंजक्शन होता है। इसके साथ साथ गाइस ये प्रपोजिशन भी होता है। जब ये प्रपोजिशन होता है तो इसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, जीरन फॉर्म में, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब का कौन सा रूप होता है जो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, वो हमेशा जीरन वाला फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके बाद क्या आता है, हमेशा जीरन। इसके साथ साथ गाइस ये कंजक्शन का इसका एक फैक्ट और होता है, जब ये क्लोजिस को जोड़ता है कंजक्शन में, किसको जोड़ेगा, क्लोजिस को। तो ये दो क्लोजिस को जब जोड़ेगा गाइस तो ये बात आप ध्यान रखना कि इससे पहले जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सिंपल टेंस आएगा। सिंपल टेंस मतलब वो सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, वो सिंपल पास्ट भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो आएगा गाइस वो हमेशा क्या आएगा, हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस अब मैं बताना चाहूँगी, ध्यान से सुनिए। जब कभी भी आफ्टर से पहले सिंपल प्रेजेंट होगा तो ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा आफ्टर के बाद या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या फिर फ्यूचर परफेक्ट होगा, ठीक है। अगर आफ्टर से पहले हमारा क्या दे रखा हुआ, क्लोज सिंपल पास्ट में दे रखा हुआ फ्रेंड्स, तो आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप इसके फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके साथ साथ देखो यहाँ नाउन यूज हुई है इन्वेस्टिगेशन। तो कह रहा है कि आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन है नाउन, तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव का, ना कि एडवर्ब का, ठीक है। तो अब एडजेक्टिव इसमें दो दे रखे हैं क्योंकि आर्टिकल जो होता है वो भी हमारा एडजेक्टिव होता है। अब ये क्या दे रखा है हमारा गाइस, एडवर्ब दे रखा है। रिक्वायरमेंट किसका हुआ है, एडजेक्टिव का, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या होगा हमारा, केयरफुल, ठीक है। केयरफुल क्या होता है, एडजेक्टिव। लेकिन ये जो एडजेक्टिव हमारा केयरफुल, ये कैसा है, क्वालिटी वाला है। तो जब कभी भी किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव दिए गए होते हैं तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले डिटरमाइनर को रखते हैं, फिर क्वालिटी को रखते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ फिर साइज को रखते हैं, फिर कलर को, फिर शेप को। इस तरह से हमारा एक क्रम चलता है एडजेक्टिव का, ठीक है। तो ये जो एरर थी हमारी किस पार्ट में थी गाइस, हमारी ए पार्ट में थी। यहाँ केयरफुली की जगह क्या होना है, केयरफुल, ठीक है। तो ये केयरफुल हमारा सही हो जाएगा। तो एरर किस पार्ट में फ्रेंड्स, हमारी ए पार्ट में। आई होप ये बात भी आपको इजीली समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी है गाइस। अब देखो यहाँ 11 से लेकर 20 तक की जो क्वेरी दे रखी है गाइस, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की है। एग्जाम डेट इसकी 26/6/2011। ये सेकेंड मीटिंग का है, ठीक है। वो फर्स्ट मीटिंग का था, ये सेकेंड। अब इसकी फर्स्ट क्वेरी हमारी 11 पे दे रखी है। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर आउट टू एवर ग्रोइंग डिमांड, नो एरर। तो अगर इसकी मैं फैक्ट की बात करूँ सिंपली, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं फ्रेंड्स कि जब कभी भी प्रपोजिशन से दो नाउन या प्रोनाउन जोड़े जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स प्रपोजिशन से पहले आया हुआ जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो ही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और इसके बाद में जो आया हुआ नाउन या प्रोनाउन होता है वो क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। क्योंकि अगर हम पर्सनल प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा गाइस कि प्रपोजिशन से पहले आया हुआ नाउन या प्रोनाउन सामान्यतः सब्जेक्ट फॉर्म में होता है, परंतु इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक। तो ए पार्ट तो हमारा पूरी तरह से सही है, ठीक। अगर मैं देखो बी पार्ट की बात करूं तो सीम्स दे रखा है। सीम्स क्या हमारा V5, और V5 क्यों आया, क्योंकि फ्यूचर क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा हमारे को, V5 आएगा। क्वाइट एडवर्ब दे रखी है, तो यहाँ भी पार्ट हमारा बी पार्ट ही पूरी तरह से सही है। अगर मैं सी पार्ट की बात करूँ गाइस तो देखो आउट दे रखा है, जबकि आउट क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है आउट। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आउट क्या है, प्रीपोजिशन। अब इसमें देखो ईडी नहीं लगेगा क्योंकि प्रीपोजिशन में कभी ईडी लग ही नहीं सकता क्योंकि, ठीक है। और हम जानते हैं गाइस कि जब प्रीपोजिशन होता है इसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, नाउन की। नाउन क्या देखी देखो हमारी, डिमांड।
तो यहाँ जो ये ग्रोइंग दे रखा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल दे रखा है, ठीक है। तो वर्ब का जो पार्ट होता है हमारा क्योंकि ग्रोइंग है, एवर ग्रोइंग डिमांड, तो वो कहना चाह रहा है कि सदा बढ़ती हुई जो मांग है उसकी बात चल रही है। तो यहाँ जो दे रखा है ना आउट, तो आउट की जगह क्या होना चाहिए, आउट टू होना चाहिए, ठीक है। आउट टू और ड्यू टू, या इसके साथ साथ बिकॉज ऑफ, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, किसी न किसी रीजन को शो करते हैं। तो ये कंडीशन आपको मैं बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिलहाल एरर कहाँ है हमारी, एरर जो है फ्रेंड्स वो हमारी सी पार्ट में। आई होप ये 11th वाला क्वेश्चन भी आपको इजी समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगली क्वेरी है गाइस हमारी, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, नो एरर, ठीक है। तो गाइस वो कहना चाह रहा है कि वो वैक्सीन जो क्या हो गई है, डॉग्स जो हो गई है किसके द्वारा, कंट्रोवर्सी द्वारा। उसने क्या किया था, उसने इंडियन मार्केट को हिट किया था। तो हिट किया था, तो ये जो हिट है ये यहाँ क्या है, V2 यूज हुई है फ्रेंड्स। V2 क्यों यूज हुई है, क्योंकि यहाँ बात कर चलिए एक्शन जो है वो हो गया है, पहले पास्ट में हो गया है, और हिट की तीनों फॉर्म में क्या होती है, हिट होती है। तो जब ये गाइज हमारा पास्ट है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वैन के बाद जो जब क्लोज हमारा सिंपल पास्ट में होता है तो उसके कोमे के बाद ही आने वाला जो क्लोज होता है वो हमेशा पास्ट में होता है। वो हमारा सिंपल पास्ट भी हो सकता है और पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो ये जो अगला क्लोज है हमारा, अगला क्लोज या तो होता है हमारा क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर क्या होता है, सिंपल पास्ट। तो यहाँ क्या दे रखा, देखो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव दे रखा, तो सही क्या होना चाहिए हमारा, तो सिंपल पास्ट का पैसिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, वॉज डॉग्ड। तो आई होप ये क्वेरी भी आपको इजीली समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी है फ्रेंड्स, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, ठीक है। तो गाइस अगर इसके मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ डू यू नो दैट, क्या क्या आप जानते हो कि ये मैं था जिसने क्या इस सुंदर काम को किया है। तो ये कंडीशन कहना चाह रहा हूँ। तो मीनिंग के आधार पर हमें इसे सोल्व करना भी नहीं है कि क्या दिया हुआ, देखो रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है। जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया हुआ नाउन या प्रोनाउन जो दिया होता है, एंटीसीडेंट जो दिया होता है, तो सामान्य उसके बाद जो आने वाला जो वर्ब होता है वो हमारा किसके साथ होता है, एंटीसीडेंट के। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये आपने पढ़ा होगा इट प्लस बी के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो कैसे केस में होता है फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में किस केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गाइस कि ये पार्ट हमारा पूरी तरह से सही है। लेकिन अगर इसके साथ गाइस कोई रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ रखा हो, चाहे हु जोड़ रखा हो, चाहे हमारा विच जोड़ रखा हो, चाहे डैट जोड़ रखा हो, नो मैटर, तो ऐसी कंडीशन में जो आगे जो वर्ब आता है फ्रेंड्स वो हमेशा इस प्रोनाउन या नाउन के हिसाब से ही आता है। तो यहाँ क्या दे रखा है, देखो आई दे रखा है, तो आई के हिसाब से आगे वर्ब क्या आना चाहिए हमारा, हैव आना चाहिए। तो यहाँ क्या दे रखा है, हैज। क्यों, क्योंकि आई दिखता हमें सिंगुलर है लेकिन इसका जो भाव होता है वो प्लूरल होता है। सिर्फ दो कंडीशन ऐसी होती है फ्रेंड्स जहां हम आई को सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जहां आई के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, एम का, और एक होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस जहां आई के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। बाकी हर जगह फ्रेंड्स आई के साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में थी हमारे, वी पार्ट में। अच्छा यहाँ दे रखा दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, वर्क कैसी नाउन है हमारी, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को जो हम काउंटेबल नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसे हम आइटम या पीस की सहायता से लिखते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एरर कौन से पार्ट में थी हमारे, वी पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगली क्वेरी गाइस हमारी, एवरी कंसेवरेबल रेस एंड नेशनलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड बार्ड्स, नो एरर, ठीक है। तो अगर मैं इसके फैक्ट्स की बात करूँ सिंपली, तो गाइस हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी ईच या एवरी से दो या दो से अधिक नाउन्स जोड़ी जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होता है, और उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है गाइस वो भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ, देखो एवरी हमारा यहाँ यूज हुआ है तो नाउन यहाँ रेस यूज हुई है, तो रेस क्या हमारी सिंगुलर काउंटेबल, और नेशनलिटी भी क्या हमारी सिंगुलर काउंटेबल। अब वर्ब यहाँ पहले से हैड दे रखी है, ठीक है, तो अब ये सिंपल पास्ट है तो V2 वर्ब दे रखी है, तो इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट दिख नहीं रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि ए पार्ट पूरा सही है। अब मैं बी पार्ट की बात करूँ तो देखो बात किसकी चल रही है, यहाँ रेस की चल रही है या फिर नेशनलिटी, तो दोनों की हमारी
अनकाउंटेबल नाउन, और ये किसको सॉरी दोनों क्या हमारी है तो काउंटेबल नाउन, लेकिन क्या है ये है हमारी नॉन लिविंग। नॉन लिविंग की हम बात कर सकते हैं तो ये किस में जाती है हमारी, ये न्यूट्रल जेंडर को शो करती है। और न्यूट्रल जेंडर के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, हम इट का इस्तेमाल करते हैं। और इट का पोसेसिव केस क्या होता है हमारा इट्स, तो हम कह सकते हैं कि पोसेसिव केस बिल्कुल सही रखा हुआ। लेकिन पोसेसिव केस के बाद अगर मैं बात करूँ गाइस किसकी, पोसेसिव केस के बाद, ये पोसेसिव केस होता है, पॉजेसिव केस नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो मैं प्रूव कर सकता हूँ, पोसेसिव केस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बाद क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, हमारा नाउन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ जो शेयर्ड रखा हुआ ये क्या रखा हुआ है, एडजेक्टिव रखा हुआ। तो गाइस ये तो एरर हो गई, क्यों, क्योंकि इट्स के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन से पहले भी नाउन होना चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद भी, ठीक है। तो देखो बात को जीरन रखा हुआ तो नाउन वाला केस है, लेकिन पहला क्या है, एग्जेक्टिव है, पीपी है, पास्ट पार्टिसिपल, तो गलत हो गया। तो अब इसकी कंडीशन क्या होगी, इसे हम दो तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो फ्रेंड्स हम कर सकते हैं इसको हम इट्स शेयरिंग कर सकते हैं, जीरन रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम कर सकते हैं फ्रेंड्स इसको नाउन रख सकते हैं, क्योंकि शेयर जो होती है वो नाउन भी होती है और वर्ब भी, तो इट्स शेयर भी कर सकते हैं। तो एरर कौन सी पार्ट में थी फ्रेंड्स, हमारी डी पार्ट में थी। शेयर्ड की जगह क्या हो जाएगा, शेयर भी कर सकते हैं और शेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेरी भी आपको इजीली समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगली क्वेरी है फ्रेंड्स हमारी, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो गाइस अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली हम जानते हैं कि जब कभी भी इफ के बाद हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो कॉमे के बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा, वो हमेशा या तो होगा हमारा कुड हैव, या फिर होगा माइट हैव, या फिर क्या होगा वुड हैव। 90% हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वुड का, वुड हैव। फिर उसके बाद क्या आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये फैक्ट यहाँ तक ए पार्ट पूरा सही है, बी पार्ट भी हमारा यहाँ तक सही है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हेल्प ऐसी वर्ब होती है गाइस, हेल्प ऐसी वर्ब होती है कि ये अपने साथ V1 भी ले सकती है, यानी वे इन्फिनिटिव ले सकती है, या ये अपने साथ इन्फिनिटिव टू भी ले सकती है और जीरंड भी ले सकती है, ठीक है। तो हेल्प ऐसी वर्ब होती है कि अपने साथ ये तीनों कंडीशंस ले सकती है। लेकिन अगर मैं एक इसका एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ गाइस कांट हेल्प या फिर कुडंट हेल्प, ठीक है। तो ये कंडीशन ऐसी होती है कि इसके बाद हमेशा जीरन ही आता है, हम इन्फिनिटिव टू या वे इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते। तो ये गाइस अगर मैं बात करूँ हेल्प के बाद क्या आया, देखो हमारा वे इन्फिनिटिव आया, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड द सेंटेंस हैज नो एरर, यानी ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। बाकी कॉन्सेप्ट आप सही से याद कर लेना, लिख लेना कॉपी में, ठीक है, ताकि आप आगे इनको सोल्व कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, नो एरर, ठीक है। जैसे साफ साफ कह रखा कि एन इंटरेस्टिंग बुक, तो इससे पता चल रहा है कि जो अरेबियन नाइट्स है ये क्या है, नेम ऑफ अ बुक है, यानी किताब का नाम है। और किताब के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, ये भी लगा हुआ सही है यहाँ पर। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि जो किताब का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होती है। प्रॉपर नाउन सामान्यतः क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म में। तो गाइस जब ये सिंगुलर फॉर्म में होगी तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो हमारा क्या आएगा, सिंगुलर फॉर्म में। तो आर की जगह क्या आ जाएगा, हमारा इज आ जाएगा। तो सही सेंटेंस होगा, द अरेबियन नाइट्स इज इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है फ्रेंड हमारा, he loved her despite of himself, no error, ठीक है। तो अगर इसके फैक्ट की बात करूँ, सिंपली सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या रखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है और यह ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो ए पार्ट पूरी तरह से बिल्कुल सही है और बी पार्ट भी पूरी तरह से सही है। अगर मैं सी पार्ट की बात करूँ गाइस, तो एक होता हमारा इन स्पाइट और एक होता हमारा क्या, डिस्पाइट। तो दोनों ही हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन इंस्पाइट के साथ क्या आता है, हमारा ऑफ आता है, जबकि डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता। तो ये क्या हो गया हमारा, ये सुपरफ्लुअस हो गया, ठीक है, इसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। तो सही सेंटेंस क्या होता है हमारा, ही लव्ड हर डिस्पाइट हिमसेल्फ। तो ये ऑफ की यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं थी, इसे रिमूव करना है, ठीक है। तो एरर कौन सी पार्ट में थी फ्रेंड्स में, सी पार्ट। आई होप ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है हमारा, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन, ठीक है।
तो इसके फैक्ट्स की बात करूँ सिंपली, तो गाइस हमें यहाँ देखना, देखो लिखा हुआ ऑफ ऑल द, तो एक होता हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल अदर और एक होता है ऑफ ऑल द। तो ऑफ और अदर जो होता है इसके बाद भी हमारी पीसीएन नाउन आती गाइस, और इसके बाद भी ऑफ ऑल द के बाद भी हमारी क्या आती है पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन इसमें अंतर ये होता है फ्रेंड्स कि जो ये फैक्ट होता है ये किसका होता है, ये होता है एसडी का, सुपरलेटिव डिग्री का, जबकि ऊपर वाला जो है ये किसका होता है हमारा सीडी का, कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो ऑफ ऑल द मॉडल्स दे रखा है, तो वो कहना चाह रहा है कि जेसिका इज द, ये मोर की जगह क्या आ जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, क्या हो जाएगा मोस्ट। जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग वन ऑफ ऑल द मॉडल्स। ठीक है, तो यहाँ जो वन ऑफ दे रखा है, तो यहाँ ऑल द लिखा हुआ, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का फैक्ट था, इसलिए मोर की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का, तो मोर की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी मोस्ट। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है फ्रेंड हमारा, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, नो एरर। तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं तो सिंपली मैंने अभी आपको बताया था कि जब कभी भी व्हेन के बाद सिंपल पास्ट आता है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो कोमे के बाद आने वाला जो क्लोज होगा उसकी दो कंडीशन होगी, या तो होगा वो सिंपल पास्ट, ठीक है, फिर या क्या होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, या फिर ये कंडीशन है। ठीक, अब देखो यहाँ लिखो पहला फैक्ट तो हमारा सिंपल पास्ट में दे रखा है, गो की सेकंड फॉर्म वी टू दे रखी है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो क्या दे रखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये गलत हो गया, क्या होना चाहिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इस प्लेइंग की जगह क्या होगा वॉज प्लेइंग। सही सेंटेंस क्या होगा, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्मूथ करें। अगला सेंटेंस है हमारा, द वेज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। ठीक है, तो गाइज अगर मैं इसके फैक्ट्स की बात करूं तो वो कह रहा है कि देखो यहाँ तक ए पार्ट हमारा पूरी तरह से कह रहा है कि वे क्या करने के लिए इंक्रीज करने के, किसको प्रोडक्शन को, किसके भोजन को। तो देखो भोजन क्या हमारी फूड अनकाउंटेबल नाउन है, वो सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो फूड है इससे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको यहाँ से लिखना होता है। इसके साथ साथ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कहीं यहाँ तो एरर नहीं है, इज टू कैसे आ गया। तो गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इज हो या एम हो या फिर आर हो, इसके बाद हम टू प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ इसका अल्टरनेटिव होता है हमारा हैज़ या हैव टू। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है, जहाँ हम हैज़ टू हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं वहीं हम इज टू एम टू और आर टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज हमारी एरर किस पार्ट में थी, एरर हमारी बी पार्ट में थी। ठीक है, मतलब फूड से पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं, सॉरी यहाँ ए पार्ट में थी। ठीक, तो सही सेंटेंस होगा द वेज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, द फूड की जगह क्या होगा ऑफ फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। ठीक है, तो बस आपको फैक्ट समझने फ्रेंड्स, हम मीनिंग के आधार पर क्वेरी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी है, प्रोफेसर भी, अगर मीनिंग के हिसाब से क्वेरी सॉल्व करेगा तो कम से कम 60 सेकंड ले लेगा, पहले मीनिंग निकालेगा उसका, फिर क्वेरी को चूज करेगा, एरर पार्ट को चूज करेगा। तो गाइस अगर आपके फैक्ट के लिए तो तुरंत आप एरर को पकड़ोगे। यहाँ मैं आपको मॉडिफाई करते हुए बता रहा हूँ, चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, बाकी बहुत ईजी होता है और 1 से 5 सेकंड में क्वेरी आप सोल्व कर सकते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।